हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम 10th क्लास का हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे हरियाणा बोर्ड का, तो हम उसका एक पार्ट पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट यानी कि हमने उसके राजनीतिक जीवन तक पढ़ा था। इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वहां की मोहरे हैं जो कि पत्थरों पे हमें ये मिले हैं, तो वहां मिट्टी की कलाकृतियां, ये उनकी लिपि है। ये लिपि की खास बात क्या है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये सबसे खास बात, इस लिपि को आज तक कोई मतलब पढ़ नहीं पाया है अच्छे से। इसके बारे में जानकारी यानी कि वो अक्षरों की बनावट, उनकी एक स्पेशल बनावट थी जो कि वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए इसको अच्छे से। लेकिन ये हमें पता चला कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस तरह इस लिपि की अक्षरों की बनावट होती थी। हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, देखिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में बंटा, यानी कि वहां पर वर्ग व्यवस्था थी, वर्गों में बंटा हुआ था समाज। वर्ग कैसे? नगर को दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्रों में बांटा गया था। यानी कि एक क्षेत्र ये था और दूसरा क्षेत्र ये था। यानी कि नगर और आवास दो क्षेत्रों में बांटा गया था। जो नगर होते थे वो दुर्गों में संपन्न व्यक्ति, यानी कि जो शासक लोग थे, हर तरीके के साधन संपन्न लोग निवास करते थे। जैसे धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है, यहाँ के दुर्ग क्षेत्रों को भी दो भागों में बांटा गया। दुर्ग को भी दो भागों में, एक ऊपरी दुर्ग और एक निचला दुर्ग। यानी कि दुर्ग भी दो तरीके से बंटे हुए थे, ऊपरी और निचला दुर्ग। दो वर्गों में दुर्गों को बांटा गया था, जिसमें समझता है यानी कि जो ऊपरी दुर्ग था उसमें शासक वर्ग रहता था और दूसरे में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। दुर्ग क्षेत्रों में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था कि वहां पे सुरक्षा और वहां पे हर तरीके की सुविधा जो उन लोगों के लिए जरूरी थी, जो प्रशासनिक थे, जो शासक लोग थे, उनके लिए जरूरी सुविधाएं थी, उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में यानी कि जो दूसरा आवास क्षेत्र होता था उसमें व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर, यानी किस तरह के लोग रहते थे वहां पर। आवास वाले क्षेत्र में व्यापारी रहते थे, सैनिक रहते थे, अधिकारी थे, शिल्पी लोग थे या मजदूर थे। शिल्पी मतलब काम करने वाले लोग थे और मजदूर लोग रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग के लोगों को भी दो अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी कि इसमें यहाँ पे क्या बनाया गया था? रक्षा प्राचीर बनाए गए थे कि इसके चारों ओर से क्या दीवार वगैरह बनाई गई थी, जो कि किलाबंदी, जिसको हम कि ये कहते थे कि इसकी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ होता था जो दुर्ग होते थे। किंतु कालीबंगा यानी कि जो राजस्थान के अंदर है, कालीबंगा क्यों नाम है इसका? यहाँ पे काली चूड़ियां मिली हैं, काली चूड़ियों के कारण इसको क्या कहा गया है? कालीबंगा कहा गया है। कालीबंगा के बारे में कहता है ये, कालीबंगा, लोथल भी गुजरात, बनावली हरियाणा के अंदर, धोलावीरा में किलेबंदी के साक्ष्य मिले। यानी कि वहां पे किलेबंदी की गई थी ताकि दुर्गों की सुरक्षा की जा सके, दुर्गों को किलेबंद किया जा सके। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक, कुंभकार यानी कुम्हार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे आदि महत्वपूर्ण, इन लोगों का भी बड़ा विशेष महत्व होता था इस सभ्यता के अंदर। वहां पे कृषक भी थे, कुंभकार भी थे, बढ़ई, लकड़ी, नाविक वगैरह या श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे, यानी कि हर तरीके के लोग वहां पर मौजूद थे सिंधु सभ्यता के अंदर। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। वहां पे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों तरह का भोजन करते थे। इनका मुख्य भोजन, जो वहां के लोगों का मुख्य भोजन था, जो गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मांस में मछली, भेड़, बकरी, सूअर आदि का ये मांस खाते थे। खुदाई में वहां पर चूल्हे, सिलबट्टे, जो कि मसाले वगैरह पीसने का काम किया जाता था सिलबट्टों में, आदि से भोजन पकाने और पीसने के प्रमाण, यानी कि मसाले पीसने का काम किया जाता था। जो सिलबट्टे वगैरह मिले हैं वहां पर, यानी कि वहां पे जो खुदाई में साक्ष्य मिले हैं उनसे हमें पता चलता है इन बातों का। भोजन के लिए वहां पे थाली होती थी, गिलास, कटोरा, लोटा आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वहां पे इस तरह का सामाजिक जीवन था जो कि आम जरूरतों को वहां के लोगों की पूरा किया जाता था।
सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष, ये देखिए सबसे विशेष बात है कि वहां पे सबसे मेन बात क्या है कि वो लोग वस्त्रों के साथ साथ आभूषणों के भी शौकीन थे, आभूषण भी पहनते थे वस्त्रों के साथ। वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्त्र, जो हमने ऊपर मूर्ति देखी थी, उसमें जो तिप्तिया से अलंकृत शाल, यानी कि वो एक शाल ओढ़े हुए जो बहुत अलंकृत थी, जो कि जिसके ऊपर कढ़ाई वगैरह की गई थी, जिसका बायां कंधा ढका हुआ है और दाहिना खुला है, दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है और केस पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे, इनके जो उसके बाल है वो केस उनको फीते से बांधकर पीछे की ओर दिखाया गया है। दाहिने हाथ में एक भुजबंद बंधा हुआ है। वहीं से प्राप्त एक अन्य मूर्ति कमर पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है। आभूषणों में मुख्य रूप से वो हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, दोनों ही मतलब अपने शोभा बढ़ाने के लिए शौकीन होते थे वो लोग, और दोनों ही आभूषण पहनते थे, जिससे निर्माताओं की कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है कि वहां के जो निर्माता लोग थे उनकी अलग अलग कलाकृतियों का या कलात्मक अभिरुचि का वहां पे परिचय मिलता है। धनी लोग होते थे वो सोना और चांदी, अर्ध कीमती पत्थर और हाथी दांत से बने हुए आभूषण पहनते थे, जो धनी लोग थे। और निर्धन लोग वो पक्की मिट्टी के, हड्डियों के या फिर पत्थर के आभूषण पहनते थे। देखो दो तरीके के बताए गए, अमीर लोग और गरीब लोग, कि धनी लोग सोना चांदी और अर्ध कीमती पत्थर या हाथी दांत से बने हुए आभूषण पहनते थे, वहीं निर्धन लोग पक्की मिट्टी के, हड्डी और पत्थर के बने हुए आभूषण पहनते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की केश विन्यास में बड़ी रुचि थी, विशेष रुचि रखते थे केशों के अंदर। वे मुख्य रूप से हाथी दांत के कंगे, हाथी दांत का देखिए कंगा दिखाया गया, इस तरीके के कंगे का वो यूज करते थे। तांबे के शीशे का, ये शीशा है दिखाया हुआ है, प्रयोग करते थे। स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर लगाती थी। शतरंज का खेल, देखो ये शतरंज के बारे में दिखाया गया। शतरंज का खेल बड़ा इनके मनोरंजन का साधन था उनका, और नृत्य भी मनोरंजन के प्रमुख साधन होते थे वहां पे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे, वो शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार के बड़े शौकीन थे वो। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने, झुनझुने, सीटियां और गाड़ियां थी, जो वहां पे खुदाई में हमें साक्ष्य मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि बच्चों के खेलने के लिए चीजें उपलब्ध रही होगी। उन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? सरस्वती सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस तरीके का था? आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे हम लोग। देखो ये हल है, ये हमारे हरियाणा में मिला है, ये एक हल का नमूना है। जूते हुए खेत मिले हैं, हल मिला है, ये एक दरांती है। इनके बारे में देखेंगे हम, इनके आर्थिक जीवन कैसा था उन लोगों का, आर्थिक जीवन के बारे में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि सबसे मेन थी वहां पे, यानी कि वहां के लोग भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। सरस्वती सिंधु का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। ये लोग यहाँ का क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की खेती करते थे। इस तरह के यानी कि वो फसलें उगाते थे, मुख्य रूप से गेहूं से लेकर और तिल तक की खेती वहां पे की जाती थी। विशिष्ट प्रकार की फसलें, विशेष तरह की फसलें थी। फसल बोने की विधि, कृषि के उपकरण, सिंचाई की विशेष व्यवस्था, कृषि के व्यापक विकास को, यानी कि वहां पे जो कृषि का विकास की इस तरह की वो फसलें उगाते थे, तो उनके पास इनके पहला विशेषता क्या थी? विशेष तरह की फसलें उगाते थे वो। एक प्रॉपर विधि का, यानी कि इरिगेशन सिस्टम या फसल बोने की जो सीधी जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। और प्रॉपर उपकरण होते थे खेती के लिए, जैसे कि वहां पे कल्टीवेशन के लिए, जुताई के लिए, वहां पर सिंचाई के लिए हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध थी, और जो कि वहां के कृषि के व्यापक विकास को दर्शा रही थी। मेहरगढ़ से, यानी कि ये जो हमने अभी पढ़ा था, मेहरगढ़ से प्राप्त ये एक पत्थर की द्रांति मिली है, मेहरगढ़ से ये वाली। कालीबंगा से, ये कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। और बनावली से, यानी कि अपने हरियाणा बनावली, यहाँ से एक हल मिला है पत्थर का। यानी कि ये क्या दिखाता है कि वहां पर कृषि उच्च स्तरीय की खेती की जाती थी, कि जो कृषि कार्य था बड़ा ही उच्च लेवल का किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर या सिंधु सभ्यता के अंदर। बड़े बड़े संग्रहण केंद्रों से भी
व्यापक मात्रा में फसल उत्पादनों के बारे में, यानी कि वहां पर जो फसलों का भंडारण किया जाता, जो वहां पे संग्रह किया जाता था, उनसे भी इस बात का पता चला कि वो लोग बड़ी अच्छी कुशल तरीके से खेती करते थे और उन लोगों को कृषि के बारे में अच्छी जानकारी थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल, गाय यानी कि पशुओं की बात कर रहा है, ये बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सुअर को प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। वहां के पशु थे जो कि वो पालतू थे। इनका उपयोग वो दूध के लिए, मांस, खाल और ऊन आदि के लिए होता था। बैल का प्रयोग कृषि कार्यों के साथ साथ यातायात के लिए भी किया जाता था, यानी कि आवागमन के लिए, आने जाने के लिए, यातायात के लिए भी बैल का प्रयोग किया जाता और उसके साथ साथ कृषि के लिए बैलों का यूज किया जाता था। इस सभ्यता के लोगों ने घोड़े और ऊंट को भी पालतू बनाया था। हाथी का भी जो पालन वहां पे प्रारंभ हो गया था। इनके अलावा जंगली सुअर, चिंकारा, हिरण, नील गाय आदि जंगली जानवरों के साथ और उसके साथ साथ अलग जो जलचर या पक्षियों पे भी प्रमाण मिले हैं कि वो लोग पक्षियों के बारे में भी मतलब अच्छे से जानते थे, पक्षियों की भी जानकारी वहां से मिली है। उच्च स्तरीय उद्योग धंधों के साक्ष्य सरस्वती सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सैंधव विभिन्न प्रकार की, जो सिंध सभ्यता है हमारी, ये सिंधु सभ्यता है, उसमें आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की ढुलाई तकनीक से भली भांति परिचित, यानी कि सोने को जैसे एक आभूषण से दूसरे आभूषण में कन्वर्ट करना है तो वो इस चीज के बारे में भी, या लोहे को पिघलाकर कोई दूसरा उपकरण बनाना है, उससे वो अच्छे तरीके से परिचित थे। इस चीज में वो बड़े दक्ष और निपुण थे। कीमती पत्थर, शंख, सीप, हाथी दांत से विविध प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। कीमती पत्थरों से, शंख से, सीप से, हाथी दांत से भी वहां पे आभूषण बनाए जाते थे। राखी गढ़ी और बिड्राना से कार्नेलियन, तिगड़ाना से फियांस और मानहेरू से स्टेटाइट की कार्यशालिका के प्रमाण मिले हैं। यानी कि वहां पे जो कार्यशाला मिली है उनसे ये सब प्रमाण मिले हैं कि वहां से ये अवशेष मिले होंगे। मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग, उत्कीर्ण शिल्प और वस्त्र उद्योग भी अत्यंत विकसित और प्रचलित है यहाँ पे। यानी कि वो मिट्टी के बर्तन बनाने में, ईंट बनाने में, उत्कीर्ण शिल्प के बारे में या वस्त्र उद्योग के बारे में भी वो बहुत ज्यादा विकसित है और उनको इस चीज की भी जानकारी थी। इस काल में संभवतः व्यापारिक लोगों के समूह का भी निर्माण हुआ, यानी कि व्यापारी लोग भी थे जो वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे, जो कि देश विदेशों में वस्तुओं को भेजते थे। जैसे लोथल में जो बंदरगाह मिली है उससे हमें यह पता चलता है कि वो हमारा समुद्री रास्ते से या यातायात से क्या होता था, व्यापार भी होता था। हमें इस चीज के भी साक्ष्य वहां से मिले हैं। आयात और निर्यात, जो अभी मैंने आपको बताया था, आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जाता था। नाप तोल की प्रणाली थी, मुद्रा होती थी वहां पे। यातायात के स्वरूप एवं साधनों को व्यापारिक गतिविधियों पर समुचित प्रकाश पड़ता है कि ये चीजें भी उस समय होती थी। वो यातायात के बारे में भी, साधनों के बारे में भी, नाप तोल की विशेष प्रणाली थी, मुद्रा भी होती थी और वस्तुओं का आयात और निर्यात भी होता था। उस समय धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का आयात, यानी उस समय धातु का, अर्ध कीमती पत्थरों का आयात और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यानी कि जो अर्ध कीमती पत्थर थे उनका आयात किया जाता था, या जो धातु थी उनका, और जो वहां की स्थानीय वस्तुएं थी उनका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। आंतरिक और विदेशी, यानी कि अपने देश के अंदर और विदेशों में भी स्थल मार्ग से और समुद्री मार्ग से, दोनों से ही व्यापार होता था। स्थल मार्ग से यानी कि यातायात से या सड़क मार्ग से, या फिर समुद्री मार्ग से यानी कि समुद्रों से जो हमारे समुद्री जहाज होते थे, नाव होती थी, उनसे भी व्यापार होता था। स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों के द्वारा किया जाता था। समुद्री मार्ग के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो पर प्राप्त मोहर पर एक वहां पे नाव का जो चित्र मिला है उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। या फिर लोथल के अंदर, जो गुजरात में है लोथल, वहां पर एक बंदरगाह मिली है, बंदरगाह। इससे भी हमें ये अंदाजा होता है, इससे भी हम इस चीज का मतलब पता लगाते हैं कि वहां पे इस बंदरगाह से समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। सबसे पहली बंदरगाह हमारी यही मिली है वहां पे। देखिए अब आगे दिखाया है, इसमें आगे बताया है लोथल से मिले मिट्टी की नाव के खिलौने से मिलता है, यानी कि मिट्टी की नाव मिली है वहां पे लोथल में।
तो हमें वो भी इस चीज की जानकारी देती है। मेसोपोटामिया, जिसको हम इराक की सभ्यता मानते हैं, उसमें एक अभिलेख से पता चलता है कि उनके मेलुहा, मेलुहा मतलब वो सरस्वती सिंधु सभ्यता को मेलुहा बोला जाता था वहां पे मेसोपोटामिया के अंदर, से व्यापारिक संबंध, यानी कि हमारे उन मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था, उनके साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध है। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो अभी मैंने बताया था कि वहां पे बंदरगाह मिली है। उत्खनन में बड़ी मात्रा में बाट और तराजू, यानी कि माप तोल की जो इकाई यूज की जाती थी, तोल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी, यानी कि वस्तुओं को 16 के अनुपात में मापा जाता था। ये देखिए, ये बाट के प्रमाण मिले हैं, ये बाट है जो इस तरह के जो बाट होते थे वहां पे। मोहनजोदड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत के बड़े बने पैमाने मिले, यानी कि ये जो इस तरह का वहां पे जो आर्थिक जीवन था वहां का, हड़प्पा सभ्यता का, हमें उसकी जानकारी बताते। वहां का धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म में उनकी कितनी आस्था थी। देखिए, ये पशुपति शिव है, ये शिवलिंग है, ये स्वास्तिक चिन्ह है, यानी कि वहां पे ये इस तरह के भी प्रमाण मिले हैं पत्थरों के ऊपर। तो देखिए धार्मिक जीवन कैसा था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अत्यंत विशिष्ट पक्ष उनका धर्म था, यानी कि धर्म के ऊपर बड़ा उनका जो विशेष महत्व था, जिसके अनेक तत्व परवर्ती भारतीय समाज में अंगीकृत हुए, यानी कि आज के समाज में भी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के बाद जो समाज बना, उस सभ्यता के अंदर भी धर्म को लेकर इनसे बहुत सारी बातें अपनाई गई, उनको अंगीकृत किया गया है। वहां के लोग मातृ शक्ति की पूजा करते थे, यानी कि जो हमारी मातृ शक्ति है उसकी ये पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य हमें कैसे पता चलते हैं कि वहां पे नारी की मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों पर भी नारी की आकृतियों, यानी महिलाओं की, एक नारी की, यानी कि एक औरत की मिट्टी की मूर्ति मिली, और वहां पे जो मोहरें मिली हैं उन पर भी महिलाओं के या औरतों के चित्र मिले हैं। इन मूर्तियों पर धुएं के निशान मिले हैं, जिससे ये संभावना लगाई जा सकती है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई ना कोई वस्तु जलाई गई होगी। इस सभ्यता के अंतर्गत मातृ शक्ति की उपासना की जाती थी। प्राणी जगत और वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में, कि वहां पे प्राणी जगत की शांति के लिए, भलाई के लिए, वनस्पति जगत की शांति या भलाई खुशहाली के लिए मातृ शक्ति की उपासना की जाती थी, उसको उपास्य देवी के रूप में मतलब पूजा की जाती थी, मातृ शक्ति की। पशुपति शिव, देखिए जो ऊपर हमें अभी चित्र देखा था उसके बारे में है कि पशुपति शिव की उपासना सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा अवशेषों में देखने को मिलती है, कि वो पशुपति शिव को भी एक भगवान की तरह पूजते थे। वहां पे एक प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक सींग वाले त्रिमुखी पुरुष, यानी 3 मुंह वाले पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसके दाहिनी तरफ तो हाथी है और बाघ है, वहीं बाईं तरफ गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति माना जाता है, कि वहां पे पशुपति शिव था, जो कि उपासना का या पूजा पाठ का एक भगवान की तरह उसको पूजा जाता है, और उसके आसपास पशुओं को दिखाया गया है कि नीचे 2 हिरण खड़े हैं, दाहिनी तरफ हाथी और बाघ है, बाईं तरफ गेंडा और भैंसा दिखाया गया है, जो हमें इस चीज का प्रमाण देते हैं। इस सभ्यता के लोगों द्वारा शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। देखिए शिवलिंग मिला है, शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में पशु पूजा और वृक्ष पूजा के भी, यानी कि वो पशुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की भी पूजा करते थे, जिनमें मुख्य रूप से एक सींग वाला पशु, बैल, सांप, पीपल, जो वृक्ष की बात कर रहे हैं हम, यानी कि इस तरह से वो पूजा पाठ करते थे, आदि की पूजा की जाती। यहाँ के लोगों के बीच योग का भी बड़ा महत्व था, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग योग के बारे में भी अच्छे से जानते थे। यानी कि जो वहां पे मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो से, एक मोहर पर एक पुरुष को पद्म आसन की मुद्रा में दिखाया गया है, और अन्य मोहरों पर भी योग करते हुए पुरुष या आधी खुली आंखें, जो नाक की तरफ उनका ध्यान केंद्रित अगर भाग की ओर, इस तरीके से उनको दिखाया गया है। इस प्रकार योग की क्रिया पक्ष का आंकलन मोहरों पर मिलता है, कि मोहरें मिली है जो हमें वहां की, वो भी हमें इस चीज का प्रमाण देती है कि वहां पर योग भी किया जाता था। वो लोग योग के बारे में भी अच्छे से जानते हैं।
इस सभ्यता के कुछ मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह भी हमें वहां पे देखने को मिले मोहरों के ऊपर, जो स्पष्ट रूप से, यानी कि आज भी जो इस तरह की परंपरा है, आज भी हमारी दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं। तो आज भी हम उस तरह की जो सिंधु सभ्यता थी, आज भी हम उसको अपना रहे हैं। यानी कि जो वहां पर पूजा पाठ का या जो प्रचलन था, वहां पे जो पूजा पाठ का जो चिन्ह वगैरह, आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में उनकी जो झलक देखने को मिल सकती है, आज भी मिलती है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि यानी कि संस्कार के 3 तरीके या 3 विधियां प्रचलित थी। पहला था पूर्ण समाधिकरण, की पूर्ण रूप से समाधि कर देना, आंशिक यानी कुछ भाग को छोड़ देना, कुछ समाधि बना देना, और दाह संस्कार, बिल्कुल यानी कि उसको दाह संस्कार कर देना। यानी कि 3 तरीके से जो संस्कार की विधियां वहां पे प्रचलित थी। जो समाधि अक्षेत्र थे, ये वहां पे जो समाधि की जो प्रक्रिया थी या जो समाधि अक्षेत्र थे, उसमें वो बिल्कुल ही नगरों से बाहर होते थे, जिसके प्रमाण हमें फरमाना, राखीगढ़ी, हरियाणा से हमें इनके साक्ष्य मिले हैं। शवों को प्राय जो सिर होता था शवों का, वो उत्तर दिशा की ओर था, और जो पैर होते थे वो दक्षिण दिशा की ओर होते थे। यानी कि जो शवों का जो संस्कार करने का तरीका था कि सिर उत्तर की तरफ होगा और जो पैर होंगे वो दक्षिण दिशा की तरफ होंगे। कंकालों के साथ वहां पर मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि भी रखे जाते थे, जो कि वहां पर खुदाई की गई, खुदाई समय साक्ष्य मिली है कि कोई भी जो वहां पे कंकाल मिला है, उससे हमें इस चीज का प्रमाण मिला कि उनका सिर उत्तर की ओर था और पैर दक्षिण की ओर थे। वहां पर मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे, या जैसे महिलाएं थी उनके साथ कुछ आभूषण भी रखे जाते थे। देखिए, हमने अभी योग के बारे में पढ़ा था, ये योग करते हुए मुद्राएं दिखाई गई है, योग मुद्रा दिखाई गई है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, पतन के कारण क्या रहे होंगे, किन कारणों से जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन किन किन कारणों से हुआ। तो इसके लिए कई कारण उत्तरदायी रहे होंगे, एक अकेला कारण नहीं रहा होगा, कई कारण रहे होंगे। सबसे पहला कारण है प्रशासनिक स्थिरता, कि वहां के प्रशासन के अंदर कुछ ना कुछ कमी आई, जिसके कारण जो सिंधु सभ्यता ये कमजोर पड़ती गई। देखिए, पढ़ते हम इसके बारे में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में स्थिरता आ गई, यानी प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं कमी आई, कमजोरी आई, जिसके कारण जो वहां की बस्तियां थी उसका आकार सीमित हो गया, वहां की स्वच्छता में, साफ सफाई में कमी आई, सड़कों और गलियों में अतिक्रमण, टूटने फूटने लगी जो वहां की सड़कें थी या गलियां थी, दीवारें कम चौड़ी बनने लगी, नए मकानों में जो नए मकान बनाए जाते थे उनमें पुराने मकानों की ही ईंटों का यूज होने लग गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो पहले नगरीय सभ्यता थी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्रामीण सभ्यता के अंदर ये परिवर्तित हो गई। पहला कारण ये माना गया है कि प्रशासनिक स्थिरता इस सभ्यता का पतन का एक कारण रहा होगा। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। दूसरा, ये भी जो हमारे पुरातात्वविद है उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन भी सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण रहा होगा। कैसे रहा होगा? सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी उत्तरदायी माना जा सकता है, यानी कि वर्षा कम होने के कारण और सरस्वती नदी सूख जाने के कारण जो इसके आसपास के क्षेत्र थे, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इस सभ्यता की बस्तियों का विनाश हुआ कि यहाँ पे नदियां सूख गई, बारिश नहीं हुई, जिसके कारण भी यहाँ के लोग क्या हो गए, जो सूखे के कारण इस सभ्यता के पतन की ओर चले गए। यानी कि जलवायु भी इस सभ्यता के पतन का एक विशेष कारण रहा होगा। तीसरा है बाढ़, यानी कि अत्यधिक बहाव पानी का। मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, भगत राव के उत्खनन, यानी कि जो वहां पर उत्खनन कार्य किया गया, वहां से इस चीज के हमें साक्ष्य मिले हैं कि बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के पतन में, यानी कि अत्यधिक पानी के बहाव के कारण, फ्लड आने के कारण, बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा।
नंबर 4 पे है विदेशी व्यापार में गतिरोध, इनके हमारे जो विदेशों के साथ व्यापार था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई और वो भी इसके पतन का एक कारण रहा होगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण जो हमारा आर्थिक ढांचा था सिंधु सभ्यता का वो कमजोर होने लग गया, जिसके कारण जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उनकी जगह स्थानीय वस्तुओं की मांग बढ़ने लग गई और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट देखी गई आर्थिक रूप से। इस कारण इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो विदेशी व्यापार का अतिक्रमण था वो भी इस सभ्यता के पतन का एक कारण रहा होगा। और लास्ट पॉइंट है इसका महामारी, कि महामारी आई वो भी हमें वहां पे एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले, जिससे कि इस बात का पता लगाया गया कि महामारी भी सभ्यता के पतन का एक कारण रहा होगा। देखिए मोहनजोदड़ो, जैसे कि हम इसको शुरू से ही कहते हैं, इसका क्या नाम है, मृतकों का टीला, वहां से हमें 42 मानव कंकाल मिले हैं, उनका जो अध्ययन किया गया, यानी कि उनके जब C14 करवाएगी, कार्बन डेटिंग करवाई गई, उनकी एज का पता लगाया गया, उसी से इसके ये भी पता लगाया गया कि इनके पतन का, इनकी डेथ का कारण क्या रहा होगा। तो उस अध्ययन से हमें ये पता चला कि इनमें से 41 यानी 41 जो डेथ हुई वो एक मलेरिया जैसी महामारी के कारण हुई थी, यानी कि उस समय मलेरिया एक बहुत बड़ी महामारी थी, बीमारी थी, जिसके कारण उन लोगों की डेथ हुई, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो ये इस सभ्यता के पतन के कारण रहे। देखिए इसके आगे क्वेश्चन दिए गए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी, हम पढ़ चुके अच्छे से। यहाँ के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताइए। आर्थिक सुधार क्या थी, यहाँ की आर्थिक संरचना कैसी थी। सिंधु कलात्मक विशेषताएं क्या क्या थी, कालक्रम के बारे में, कैसे इसका पतन रहा होगा, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा। विश्व के साथ क्या, यानी कि व्यापार कैसा था इसका, और व्यापारिक केंद्रों के बारे में बताएं और उसके स्थलों की सूची बनाएं। तो ये चैप्टर लगभग हम मतलब कंप्लीट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।